हेलो एवरीवन, आई एम मनीष। आज हम लोग एग्रोनॉमी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम लोग डेली नीम रासुंडा का बुक जो है समाप्त करेंगे, ठीक है। जो नीम रासुंडा का एग्रोनॉमी पोर्शन है वहाँ से हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला, इसमें मिलेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। माइकोराइजा है उसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके बीच में होता है? तो फंगस एंड रूट ऑफ द हायर प्लांट। जो हायर प्लांट का रूट है उसके और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है इसको जानिए, पहले हम लोग जानते हैं। तो देखिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन मेनली जो होता है म्यूचुअल एसोसिएशन होता है। इसमें क्या होता है कि मतलब ये प्लांट हो गया, मान लीजिए यहाँ ड्रॉ, एक मिनट, प्लांट हो गया ये, ठीक है। ये प्लांट हो गया, ठीक है। और प्लांट का ये रूट हो गया, ये सारे प्लांट के रूट हो गए, ठीक है। ये प्लांट हो गया, इस वाले सरफेस हो गया, ये प्लांट हो गया, ठीक है। अब क्या करता है यहाँ पे माइकोराइजा जो है, ये माइकोराइजा अटैच होता है। तो माइकोराइजा को जो हाइलम है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ रहता है, ठीक है। कई किलोमीटर तक फैला रहता है माइकोराइजा का हाइलम। तो माइकोराइजा का हाइलम क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स को लेकर, एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो भी हमारे प्लांट को चाहिए उसको लेकर और कहाँ पहुँचाता है। जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, इट जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसको लेकर और प्लांट को प्रोवाइड कराता है, प्लांट के रूट तक पहुँचाता है और प्लांट के रूट से डिफरेंट पार्ट में प्लांट्स को जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में म्यूचुअल एसोसिएशन होता है। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है। मतलब जैसा जैसे यहाँ पर देखा जाए माइकोराइजा जो एक प्रकार का फंगस है वो नाइट्रोजन को अपने हाइलन की मदद से लेकर प्लांट पे पहुंचा रहा है। तो ये तो बात हो गई माइकोराइजा प्लांट प्लांट को किस तरह फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन म्यूचुअल एसोसिएशन मतलब कि एक दूसरे को भी फायदा पहुंचाना होता है, मतलब मदद करना रहता है। तो इससे माइकोराइजा को क्या फ़ायदा हुआ? तो माइकोराइजा जो होता है नरिशमेंट लेता है क्यूटिकल सेल के, प्लांट के इस प्लांट के क्यूटिकल सेल से क्या अपना नरिशमेंट लेता है, ठीक है। ठीक है, इसके रूट में जो भी क्यूटिकल सेल है वहाँ से अपना भोजन लेता है और सर्वाइव करता है, ठीक है। एक म्यूचुअल एसोसिएशन एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं होते हैं। तो किसके बीच में होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, किसके बीच में होता है? तो फंगस एंड रूट ऑफ द हायर प्लांट के बीच में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट करते हैं वैम, वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है। वैम का फुल फॉर्म क्या हुआ? वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी। वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा इज यूज किसके लिए यूज होता है? वैम किसके लिए यूज होता है? तो पीस सोलबलाइजिंग इन प्लांट रूट में फॉस्फोरस को पीस सोलबलाइजिंग करने का काम कौन करता है? वैम, ठीक है। वैम का वर्क क्या है? पीस सोलबलाइजिंग इन प्लांट रूट में पीस सोलबलाइज फॉस्फोरस को सोलबलाइज करता है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जो कैल्शियम होता है आपका, कैल्शियम होता है, एल्युमिनियम होता है और आयरन होता है, ठीक है। आयरन होता है, एक कॉम्बिनेशन बना लेता है, कॉम्बिनेशन फॉर्म जो होता है कॉम्बिनेशन पर बनाकर, ये तीनों कॉम्बिनेशन बनाकर और फॉस्फोरस को क्या करते हैं? फॉस्फोरस को क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है रूट में जो होता है प्लांट के रूट में ये फॉस्फोरस मूव नहीं कर पाता है, मतलब इजली प्लांट फॉस्फोरस को ले नहीं पाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? हम वैम का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब वैम क्या करता है कि फॉस्फोरस को सोलबलाइज करके, ठीक है, प्लांट में प्रोवाइड कराता है, ठीक है। क्या करता है? प्लांट को प्रोवाइड कराता है फॉस्फोरस, ठीक है।
क्योंकि फास्फोरस तो फिक्स हो गया था, किसके वजह से, कैल्शियम एल्युमिनियम आयरन की वजह से फास्फोरस क्या हो गया था, फिक्स हो गया था, ठीक है। लेकिन किसके मदद से क्या होता है, जो भैम होता है इसको सोलुबलाइज फॉर्म करके और इसको प्रोवाइड कर, प्लांट को फास्फोरस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए जो माइकोराइजा होता है ना, वाइट पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, फास्फोरस दिखाते हैं आपको कैसे होता है। एक मिनट, ठीक है। मार्केट में जाइएगा तो आपको फर्टिलाइजर की दुकान पर अगर माइक्रोराइजा लीजिएगा तो वो पाउडर फॉर्म में, वाइट वाइट पाउडर फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसके वजह से अगर माइक्रोराइजा आप यदि अपने फील्ड में प्रयोग करते हैं ना, तो 37% ईल्ड को आपको इंक्रीज करने का मदद कर देता है, ठीक है। 37% ईल्ड को इंक्रीज करता है। आगे चलिए। अब क्या होता है, सीरियल आर डिफिशियंट इन विच एमिनो एसिड, सीरियल्स में कौन से एमिनो एसिड की डिफिशियंसी होती है, ठीक है। सीरियल्स में कौन से एमिनो एसिड की डिफिशियंसी होती है, तो लाइसिन, लाइसिन जो एमिनो एसिड एक तरह क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो सीरियल्स में लाइसिन की कमी होती है, लाइसिन जो प्रोटीन होता है उसकी सीरियल्स में कमी होती है, ठीक है। ये हमेशा पूछ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लाइसिन, लाइसिन किस में कमी होता है, डिफिशियंसी किस में, लाइसिन का डिफिशियंसी किस में होता है, तो सीरियल्स में होता है। सीरियल्स जैसे वीट, बार्ले, ये सब पैडी, ये सब जितने भी क्रॉप है उसको सीरियल्स बोलते हैं हम लोग, तो उसमें लाइसिन का कमी होता है। अब आगे क्या बोल रहा है, वन मिनट। अब आगे देखते हैं, एमिनो एसिड विच इज डिफिशियंट इन लेग्यूम, जो लेग्यूम क्रॉप है उसमें कौन सी एमिनो एसिड की कमी होती है, ठीक है। जो हमारे लेग्यूम क्रॉप है उसमें कौन सी एमिनो एसिड की कमी होती है, तो मेथिओनिन एमिनो एसिड जो होता है उसकी कमी होती है। कौन सी एमिनो एसिड की कमी होती है दोस्तों, तो मेथिओनिन जो एमिनो एसिड होता है उसकी कमी होती है, ठीक है। लेग्यूम क्रॉप कौन कौन से होता है, जो दलहनी फसल होते हैं उसको लेग्यूम क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो लेग्यूम में कौन से एमिनो एसिड की कमी होती है, तो मेथिओनिन होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पावर टिलेज इज मोस्ट सुटेबल, सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ, जो पावर टिलेज होता है वो किस मतलब कौन से क्रॉप के लिए सुटेबल होता है, तो वो होता है पैडी, ठीक है। क्योंकि पैडी में जो होता है, पैडी जो होता है वेट सॉइल में होता है, उसके लिए मॉइस्चर अच्छा चाहिए, ठीक है, जिसमें पडलिंग वडलिंग वगैरह थ्रेसिंग वगैरह करना रहता है, इसलिए क्या होता है, हमको पावर टिलर्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है, एमोनियम फॉस्फेट कंटेंट, ठीक है। एमोनियम फॉस्फेट में कितना परसेंट नाइट्रोजन होते हैं, कितने परसेंट फॉस्फोरस रहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, एमोनियम फॉस्फेट में 15% नाइट्रोजन, ठीक है। एमोनियम फॉस्फेट में 15% नाइट्रोजन और 62% PtO5 फॉस्फोरस होता है। कितना फॉस्फोरस कितना होता है, 62%, और नाइट्रोजन कितना होता है, 15%, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे बोल रहा है कि टीजी टीजी टेस्ट इज डन फॉर, टीजी टेस्ट मतलब, टीजी टेस्ट क्या होता है दोस्तों, टीजी टेस्ट हम कल बताएंगे टीजी टेस्ट होता है क्या है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि टीजी टेस्ट जो होता है, जो विएबिलिटी ऑफ सीड, सीड के विएबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। टीजी टेस्ट किस लिए किया जाता है दोस्तों, तो सीड के विएबिलिटी टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अब विएबिलिटी टेस्ट क्या होता है, विएबिलिटी ऑफ सीड मतलब क्या होता है, तो मतलब विएबिलिटी ऑफ सीड मतलब एक्चुअल में कितना सीड का जर्मिनेशन होने वाला होता है उसको विएबिलिटी ऑफ सीड बोलते हैं, ठीक है। मतलब कितना सीड जर्मिनेशन हो सकता है उसके लिए हम टीजी टेस्ट करते हैं, मतलब टेट्राजोलियम टेस्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। इसको होता क्या है कि हम सीड का सैंपल लेते हैं, ठीक है, सीड का सैंपल लेते हैं, ठीक है। सीड का सैंपल ले लिए, अब सैंपल ले लिए तो सीड का सैंपल कितना होना चाहिए, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 1 kg, 2 kg कितना होना चाहिए, तो सीड का सैंपल होता है 400 से और 800 के बीच होता है, 800 सीड के होता है। सीड सैंपल में क्या होता है, 400 सीड से 800, 400 से 800 सीड रहता है। और ये 4 रेप्लिकेशन में इसका यूज करते हैं, इसका 4 रेप्लिकेशन होता है, कितना इसका,
हमेशा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि टीजी टेस्ट में रेप्लिकेशन कितने होते हैं, तो 4 रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसमें 4 रेप्लिकेशन होता है और एक रेप्लिकेशन में 100 से 200 सीड होते हैं। कितने होते हैं एक रेप्लिकेशन में? 100 से 200 सीड्स होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 100 से 200 सीड्स होते हैं 1 रेप्लिकेशन में। उसके बाद किया क्या जाता है कि इसको वाटर में भिगो दिया जाता है। 100 से 200 सीड जितना भी आपको चाहिए, 100 से 200 सीड, क्योंकि इसमें एक रेप्लिकेशन में 100 से 200 सीड यूज होता है। या 100 ले लीजिए या 200 ले लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? वाटर में सोक किया जाता है। सोक करने के बाद, क्योंकि वाटर में इसको सोक करिएगा 6 घंटा या 8 घंटा, वो अकॉर्डिंग टू क्रॉप रहता है। और उसके बाद उसको, उसमें क्या होता है, इम्ब्रियो वाटर को क्या करता है, उसके अगर सोक करिएगा तो इम्ब्रियो में वाटर इम्ब्रियो कनेक्ट कर लेगा और उससे क्या होता है, डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर में सोक करिएगा तो क्या होता है, सीड कोट जो होता है, सीड कोट होता है जो, ये क्या होता है, सीड कोट। ये सीड कोट जो वाटर में भिगोने के बाद, सीड कोट जो होता है ये सब मुलायम हो जाता है, जिससे क्या होता है, जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो टीजी टेस्ट के बारे में हम आपको कल डिटेल में बताएंगे। ठीक है, आप भी देख कर आइए कि टीजी टेस्ट होता क्या है। ये होमवर्क है आपके लिए भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, इन वेट नर्सरी ऑफ राइस लेवल ऑफ वाटर इज मेंटेनेंस। ठीक है, वेट नर्सरी ऑफ राइस में वाटर का लेवल कितना मेंटेन करके रखते हैं हम लोग? तो 5 सेंटीमीटर तक कम से कम वाटर रहना चाहिए। किसमें? वेट नर्सरी ऑफ राइस में। ठीक है, नर्सरी जो वेट नर्सरी होता है ना, मतलब गीला वाला जो नर्सरी में वेट जो होता है, वेट मतलब क्या, उसमें पूरी तरह से मॉइस्चर है। ठीक है, तो उसके लिए जो होता है लेवल ऑफ वाटर मेंटेन कितना, 5 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग। ठीक है, पडलिंग के लिए ऑप्टिमम डेप्थ इन राइस में पडलिंग के लिए ऑप्टिमम डेप्थ कितना चाहिए? तो 5 सेंटीमीटर। कितना चाहिए दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। अब पडलिंग क्या होता है? ठीक है, राइस में पडलिंग क्या होता है? तो राइस में जो होता है, जब राइस के फील्ड में, ठीक है, जब कल्टीवेटर से हम उसको क्या करते हैं, एक बार जुताई कर देते हैं, तो उसका क्या होता है, जो भी माइक्रो और मैक्रोपोर जो होता है सॉइल का, वो फील्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मॉइस्चर का लेवल जो होता है या जो वाटर होता है वो लीच नहीं हो पाता है, वाटर वहाँ पे रुक जाता है। इसके लिए वाटर मतलब सॉइल के अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, लीचिंग उसका नहीं हो पाता है, वाटर सरफेस पे रहता है। इसके लिए पडलिंग कर दिया जाता है राइस में। ठीक है, तो राइस में ऑप्टिमम डेप्थ कितना चाहिए पडलिंग के लिए दोस्तों? तो 5 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, अब आगे पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर ऑब्जर्व बाय, अल्ट्रा वायलेट ये तो बहुत ही आसान पॉइंट था दोस्तों। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन किसके वजह से ऑब्जर्व होता है? तो ओजोन लेयर ऑब्जर्व करता है। अल्ट्रा वायलेट रे को कौन ऑब्जर्व करता है दोस्तों? तो ओजोन लेयर ऑब्जर्व करता है। अब आगे देखते हैं, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI वाज, हमेशा याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है जनरल कंपटीशन में, या आपका जो बैंक का एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI का, ठीक है, कौन थे? डॉक्टर विश्वनाथन। कौन थे? डॉक्टर विश्वनाथन। ठीक है दोस्तों, आगे पॉइंट देखते हैं। मिनट में इसको इरेज कर लिया जाए ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, टीजी टेस्ट हो गया था। हाँ, आगे देखते हैं। ठीक है, द मोस्ट क्रिटिकल, क्या बोल रहा है? द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट। ठीक है, वीट में इरिगेशन देने के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सा होता है? तो CRI स्टेज होता है। ठीक है, CRI स्टेज किसको बोलते हैं? जब आप सोइंग वीट का सोइंग करते हैं और उसके 21 दिन बाद आपको उसमें पानी दे देना रहता है वीट में। अगर इस समय अगर आप अगर इरिगेशन वीट में नहीं करिएगा तो आपका ईल्ड जो होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट ये होता है इरिगेशन का वीट में। ठीक है, अब बोला जाता है, आगे देखते हैं दोस्तों।
झूमिंग इज प्रैक्टिसेस ऑफ राइस, झूमिंग इज प्रैक्टिसेस ऑफ राइस कल्टीवेशन इज, मतलब राइस का कल्टीवेशन झूमिंग फार्मिंग होता है ना, उसमें कहाँ पर होता है? तो इंडिया में ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होता है, ठीक है। ईस्ट हमेशा याद रखिएगा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि वहाँ पर हिली रीजन ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें झूमिंग कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। बेसिक बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिक ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस, ऐसा तरह से एग्रीकल्चर किया जाए जिससे क्या इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट का कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं। द प्लांट ग्रोइंग द प्लांट ग्रोइंग इन सॉल्ट वाटर आर नोन एज, जो प्लांट होता है सॉल्ट वाटर में ग्रो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेलोफाइट, बोलते हैं हेलोफाइट। अब देखिए इसमें तीन टर्म होते हैं, ठीक है। पहला तो होता है जीरोफाइट होते हैं, दूसरा होता है हेलोफाइट होता है, और तीसरा होता है इपीफाइट होता है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको टर्मिनोलॉजी है इसको देख लेना चाहिए। फर्स्ट होता है, क्या होता है? जीरो फाइट, जीरो फाइट होता है, फर्स्ट होता है जीरो फाइट होता है, सेकंड होता है हेलो फाइट, हेलो फाइट होता है, और थर्ड पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं ईपी फाइट, ईपी फाइट, ठीक है। ईपी फाइट हो गया। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा अगर, ठीक है। नहीं तो इस पे एक बहुत ही बड़ा लेक्चर चलेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है इस टर्म का, ठीक है। तो हाइलोफाइट उसे बोलते हैं जहाँ ड्राई ड्राई एरिया होता है, लेकिन उस एरिया ड्राई एरिया में सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जो वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है ना वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो प्लांट ग्रो करते हैं ना उसको हेलोफाइट बुलाया जाता है, ठीक है, हेलोफाइट बुलाया जाता है। अब आगे देखते हैं। रिक्लेमेशन डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, रिक्लेमेशन डिजीज जो होता है किसके डिफिशियंसी की वजह से होता है? तो कॉपर के डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। रिक्लेमेशन डिजीज किसके डिफिशियंसी से होता है दोस्तों? तो कॉपर के डिफिशियंसी की वजह से होता है, हमेशा याद रखिएगा कि रिक्लेमेशन डिजीज जो होता है किसके डिफिशियंसी से होता है? कॉपर के डिफिशियंसी से होता है। हार्मोन्स रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस इज, जो ड्रॉट टॉलरेंस हार्मोन्स होता है उसको क्या मतलब, वो कौन सा हार्मोन्स होता है? अब्सेसिक एसिड जो होता है, अब्सेसिक एसिड जो हार्मोन्स होता है वो ड्रॉट टॉलरेंस हार्मोन्स होता है, ठीक है। ड्रॉट टॉलरेंस हार्मोन्स, एब्सेसिक एसिड जो हार्मोन्स होता है वो ड्रॉट टॉलरेंस हार्मोन्स होता है। अब देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक का मतलब हमारे जो भी लाइफ स्टॉक है उसका एग्रीकल्चर में कितना योगदान है, कंट्रीब्यूशन कितना है लाइफ स्टॉक का? तो 29.7%, कितना है? 29.7%। हमेशा याद रखिएगा कि लाइफ स्टॉक का एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूट है? 29.7%, ठीक है। हार्मोन्स यूज एज ए हर्बिसाइड, कौन सा हार्मोन्स है जो हर्बिसाइड की तरह काम करता है? तो 2,4-D, देखिए अगर 2,4-D का कंसंट्रेशन 20 ppm से ज़्यादा हुआ तो वो हर्बिसाइड के रूप में काम करेगा, अगर 20 ppm से कम हुआ तो वो हार्मोन्स की तरह काम करेगा। 2,4-D दोनों तरफ से एक हर्बिसाइड की तरह भी काम करता है और क्या होता है, हार्मोन्स की तरह भी काम करता है। तो अगर 20 ppm से कम हुआ 2,4-D तो वो हार्मोन्स की तरह काम करेगा, अगर 20% 20 ppm से ज़्यादा कंसंट्रेशन हुआ इसका 2,4-D का तो वो काम करेगा हर्बिसाइड की तरह, ठीक है। आगे देखते हैं। एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ, क्या बोल रहा है? एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ एनायन एंड केटायन इज, कौन सा एलिमेंट जो होता है एनआर और केटायन दोनों में प्रेजेंट होता है? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होता है एनायन में भी प्रेजेंट रहता है और अवेलेबल रहता है, और केटायन केटायन में भी, ठीक है। निगेटिव, और इस पे निगेटिव, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों रहता है। वही बोल रहा है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो क्या कहता है, जो दोनों बोथ एनायन और केटायन के रूप में प्रेजेंट रहता है, वो है नाइट्रोजन, ठीक है।
अब देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। डोरमेंसी ब्रेक हार्मोन्स, ठीक है। डोरमेंसी का ब्रेक करने के लिए कौन सा हार्मोन का यूज किया जाता है? तो होता है जिब्रेलिक एसिड, हमेशा याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। जिब्रेलिक एसिड जो होता है डोरमेंसी ब्रेक हार्मोन्स रहता है, मतलब कि ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है, जिससे क्या होता है, सीड की भी विएबिलिटी बढ़ जाती है, जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ जाता है, ठीक है। रिंग वर्म डिजीज इज कॉजेज बाय, कौन सा जो कौन सा मतलब डिजीज, कौन सा क्या क्या चीज़ है जो रिंग वर्म डिजीज करता है? तो वो फंगस होता है। फंगस की वजह से जो होता है प्लांट में रिंग वर्म डिजीज होते हैं दोस्तों, ठीक है। मानसून इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉजेड रेनफॉल इन तमिलनाडु, कौन सा मानसून जो होता है, कौन सा मानसून जो होता है तमिलनाडु में रेनफॉल करता है? तो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है तमिलनाडु में रेनफॉल कॉजेज करता है। इस पे भी हम लोग मानसून पे भी एक आगे आएगा डिटेल वीडियो बनाएंगे, जो आपको पूरे इंडिया का मानसून उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे आ रहा है, अगला पॉइंट है स्ट्रेस हेल्ड, स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट कैन बी अचीव बाय, ठीक है। स्ट्रेस हार्डनिंग, जो प्लांट में स्ट्रेस हार्डनिंग होता है किसके वजह से होता है? एबीए की वजह से होता है। किसके वजह से होता है स्ट्रेस हार्डनिंग? ठीक है, प्लांट में एबीए की वजह से होता है दोस्तों। किसके वजह से होता है? एबीए की वजह से। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लिमिट ऑफ ब्यूरेट इन यूरिया इज, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लिमिट है किसका? ब्यूरेट का यूरिया में, तो कितना है? 1.5%। कितना है दोस्तों? 1.5%। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लिमिट ऑफ ब्यूरेट इन यूरिया इज 1.5%, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में कितना कार्बन कंटेंट रहता है? तो 58%। 58% जो होता है ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन कंटेंट रहता है दोस्तों, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर यूज इन वीट, वीट में कौन सा बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं? ठीक है, वीट में कौन सा बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं? तो एजोटेबैक्टर, एजोटेबैक्टर जो होता है बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, उसका यूज करते हैं, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलाइजर की तरह, ठीक है, हमारे प्लांट प्लांट को प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइजर, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट को, ठीक है। जैसे कौन, उसको क्या बोलते हैं हम? बायो फर्टिलाइजर। जैसे एजोटेबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, ये सब क्या है? पूरे एजो बायो फर्टिलाइजर हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, बायो फर्टिलाइजर यूज इन सोरगम एंड ग्रासेज, जो सोरगम और ग्रास में बायो फर्टिलाइजर यूज होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों? तो हो जाता है एजोस्पिरिलम होता है। एजोस्पिरिलम जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो सोरगम और ग्रास में दोनों में होते हैं, ठीक है। यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर को। वीट में कौन था? एजोटेबैक्टर था। और इसमें सोरगम और ग्रास में कौन था, कि कौन सा बायो फर्टिलाइजर का यूज होता है? तो एजोस्पिरिलम होता है, ठीक है। वर्टिकल मल्च इज यूज इन विच टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। वर्टिकल मल्च किस 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 तरह के सॉइल में किया जाता है? तो ब्लैक कॉटन सॉइल में किया जाता है, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल में किया जाता है। वर्टिकल मल्च किस किस टाइप का सॉइल में किया जाता है दोस्तों? तो वर्टिकल मल्च मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल में किया जाता है, ठीक है। वर्टिकल मल्च क्या होता है दोस्तों? बताते हैं आपको वर्टिकल मल्च क्या होता है। वर्टिकल मल्च में ये सॉइल सरफेस हो गया। वर्टिकल मल्च में क्या होते हैं कि हम होल करते हैं, ठीक है। होल करने के बाद इसमें, ठीक है, जो होता है होल करने के बाद मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर में सॉइल के अंदर होल कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, पूरा मिट्टी निकाल देते हैं इसके अंदर से। और इसके बाद ठीक है, इसके बाद जो होता है सैंड से पत्ता होता है उससे फील्ड कर देते हैं। इसके वजह से होता क्या है कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है बढ़ जाता है। और मॉइस्चर जो होता है प्लांट के नज़दीक इसको करते हैं, वर्टिकल मल्चिंग करते हैं। प्लांट को इजली मॉइस्चर मिलते रहता है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्रिटिकल, अब आगे कौन सा पॉइंट है? हाँ, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल
एसेंशियल वेयर गिवन बाय, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल किसने दिया था? तो एरोन और स्टोन ने 1939 में क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था? एरोन और स्टोन ने दिया था। कब दिया था? तो 1939 में दिया था, 1939 में दिया गया था। ये भी अच्छा पॉइंट है कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था? एरोन और स्टोन ने दिया था, 1939 में दिया था। ऑप्टिमम स्पेसिंग ऑफ वीट, वीट के लिए ऑप्टिमम स्पेस कितना चाहिए? तो 22.5 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन चाहिए दोस्तों। कितना चाहिए? 0.5 लाइन टू लाइन चाहिए ऑप्टिमम स्पेसिंग के। तो अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों? ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। इसमें वीट की कैसे खेती होती है आपको अगले आने वाले वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों, कि इसमें वीट की किस प्रकार से वीट की खेती किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेजर फॉस्फोर पी सोलबलाइजिंग कॉमनली यूज इन इंडिया इज, मतलब मेजर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर होता है किस, मतलब कौन से इंडिया में कहाँ पर हो जाता है? तो डीएपी, डीएपी का उपयोग करते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर के लिए हम लोग डीएपी का उपयोग करते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर के लिए हम लोग कौन सा मतलब फर्टिलाइजर का यूज करते हैं? तो इंडिया में कॉमनली, इंडिया में बात किया रहा है यहाँ पर, तो इंडिया में डीएपी का यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि मतलब फॉस्फोरस सोलबलाइजिंग के लिए फॉस्फोरस जो होता है किस फॉर्म में रहता है? तो डीएपी के फॉस्फोरस की पूर्ति के लिए हम लोग डीएपी का उपयोग करते हैं। डीएपी में कितना परसेंट फॉस्फोरस मिल जाते हैं? तो 46%, 46% आपको फॉस्फोरस मिल जाते हैं डीएपी में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। एक मिनट, इसको इरेज कर लिया जाए। अगला पॉइंट देखते हैं। स्टेट हैविंग मैक्सिमम बीपीएल पॉपुलेशन इज, इंडिया में कौन सा स्टेट मतलब स्टेट है जहाँ पर बीपीएल खाता धारक, मतलब बीपीएल के लिए पीपुल ज़्यादा हैं? तो वहाँ बिहार होता है। बिहार मतलब बीपीएल मतलब क्या होता है? बिलो प्रोवर्टी लाइन होता है। गरीबी, मतलब गरीबी रेखा सबसे ज़्यादा बीपीएल खाताधारी बीपीएल के खाताधारी पीपुल कहाँ है? बिहार में सबसे ज़्यादा है। सबसे कम कहाँ है? तो पंजाब में। ठीक है, ठीक है। इंडिया में दो सबसे ज़्यादा जो है बीपीएल खाताधारक, बीपीएल वाले लोग कहाँ पर हैं? बिहार में है। और सबसे कम बीपीएल धारी कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ सोयाबीन सीड, सोयाबीन सीड के लिए कितना डेप्थ चाहिए? 3 सेंटीमीटर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि 3 सेंटीमीटर इसलिए चाहिए क्योंकि इसका सीड जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, इसके लिए ऑप्टिमम डेप्थ कितना है सोयाबीन सीड के लिए होता है? तो 3 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है, पहला वैरायटी राइस का जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था कौन था? TN1। कब से कब 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 हुआ था? तो 1964 से 65 ईस्वी में इसका इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। ठीक है, टिंचुक नेटिव बोलते हैं, टीएन को क्या बोलते हैं? टिंचुक नेटिव बोलते हैं। और ये पहला ड्वार्फ वैरायटी है वर्ल्ड का। TN1 जो है ड्वार्फ वैरायटी वर्ल्ड का पहला ड्वार्फ वैरायटी है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड का पहला ड्वार्फ वैरायटी TN1 होता है। और इंडिया में पहला जो होता है वैरायटी इंट्रोड्यूस कौन हुआ था? TN1। ठीक है, इंडिया मस्टर्ड इज नोन एज, इंडियन मस्टर्ड को क्या बोलते हैं? ब्रासिका जुनसी बोलते हैं, जुनसिया बोलते हैं, ब्रासिका जुनसिया बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इंडियन मस्टर्ड को क्या बोलते हैं? ब्रासिका जुनसिया बोलते हैं। ठीक है, ब्रासिका जुनसिया बोलते हैं। एक्सक्लूसिव फर्टिलाइजर होता है, वो कौन सा होता है? एमोनियम नाइट्रेट होता है। एमोनियम नाइट्रेट एक्सक्लूसिव फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, इसका मतलब बम भी बनाने में यूज होता है, इसीलिए यह एक्सक्लूसिव फर्टिलाइजर होता है एमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, देखते होंगे कहीं कहीं पे उड़ीसा तरफ या कहीं कहीं पर जहाँ नक्सलवादी होते हैं इस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। ठीक है, एमोनियम नाइट्रेट का। ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल जो होता है इंडिया में कौन सी है? एलुवियल सॉइल। ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल कौन सी इंडिया में है? एलुवियल सॉइल। ठीक है, क्या था? इन SSP सल्फर कंटेन, SSP में सल्फर कितने रहते हैं? 12%।
सुपर फॉस्फेट बोलते हैं इसमें, ठीक है। इसमें सल्फर कितने रहते हैं दोस्तों, 12% रहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि एसएसपी में सल्फर कितने परसेंट होते हैं, 12%। आगे देखते हैं, विच माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंट इन इंडियन सॉइल, इंडियन सॉइल में कौन सी माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी डिफिशियंसी है, तो जिंक की कमी है इंडियन सॉइल में। जिंक जो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, इसका इंडियन सॉइल में जिंक की कमी होती है, ठीक है। विच माइक्रो न्यूट्रिएंट मोस्ट डिफिशियंसी इन इंडियन सॉइल, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट दो तरह का आप पढ़े होंगे आप लोगों ने, दो तरह का न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो होता है और एक माइक्रो होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सी कमी होती है इंडियन सॉइल में, तो जिंक। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है मोस्टली इंडिया में इंडियन सॉइल में कौन सी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होता है, नाइट्रोजन। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, नाइट्रोजन, हमेशा याद रखिएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट इंडियन सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, और मैक्रो में नाइट्रोजन और माइक्रो में जिंक, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटा होता है, मतलब छोटा मतलब बोला जाए कि कम ज़रूरत होता है प्लांट को ग्रोथ के लिए, लेकिन माइक्रो मीन्स एसेंशियल होता है क्योंकि इसको चाहिए ही चाहिए प्लांट को ग्रोथ के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है कि प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है, इसको इरेज कर लिया जाए, चलिए आगे वाला पॉइंट है, स्पाइक टूथ हैरो इज ए टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट। स्पाइक टूथ हैरो कौन किस प्रकार का एक तरह का इम्प्लीमेंट है, सेकेंडरी टिलेज के लिए इसका किया जाता है यूज, सेकेंडरी टिलेज के लिए इसका यूज होता है हमेशा। ये स्पाइक टूथ हैरो के कौन सा इम्प्लीमेंट है, तो सेकेंडरी टिलेज के लिए किया जाता है। मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी इज, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी, सॉइल एसिडिटी करेक्टिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है, लाइम का। हमेशा याद रखिएगा कि सॉइल में एसिडिटी को करेक्टिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज होता है, तो लाइम का यूज होता है। कौन सा मटेरियल का यूज होता है दोस्तों, तो लाइम का होता है, कौन सा, लाइम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डीरा कल्टीवेशन मेथड इज फॉलो इन, डीरा कल्टीवेशन जो होता है किस में होता है, कुकुरबिट में होता है दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, IUPAC में भी पूछा हुआ है। डीरा कल्टीवेशन किसके लिए यूज होता है, डीरा कल्टीवेशन मेथड कुकुरबिट के लिए होता है। अब डीरा कल्टीवेशन मेथड क्या होता है दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम बता देंगे इस पर कि डीरा कल्टीवेशन होता क्या है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो कितना होना चाहिए दोस्तों, 10:1 रेशियो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10:1 का रेशियो होना चाहिए कार्बन नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। आगे देखते हैं, नेशनल सीड एक्ट वाज पासड इन, नेशनल सीड एक्ट 1966 में पास हुआ था। नेशनल सीड एक्ट कब पास हुआ था, 1966 में। नेशनल सीड एक्ट कब पास हुआ था दोस्तों, 1966 में। नेशनल सीड कॉरपोरेशन इन, नेशनल सीड कॉरपोरेशन कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, नेशनल सीड कॉरपोरेशन का, तो 1963 में, 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। रूट प्रमोटिंग हार्मोन कौन सा है, रूट को जो प्रमोट करना, डेवलप करने का कौन सा हार्मोन का काम करता है, IBA, ठीक है। IBA काम करता है, रूट प्रमोटिंग हार्मोन के लिए IBA यूज किया जाता है, ठीक है। फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग के लिए कौन सा हार्मोन्स यूज होता है, तो NAA का यूज किया जाता है, NAA का यूज किया जाता है किसके लिए, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग सेटिंग हार्मोन्स का। हार्मोन्स पे भी एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, तो देख लीजिए वहाँ से अच्छा सा, इससे भी हार्मोन्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। बेंच ट्रेसिंग इज डन व्हेन स्लोप इज मोर देन, बेंच ट्रेसिंग कहाँ किया जाता है, जहाँ स्लोप क्या जाता है 15% से जहाँ ज़्यादा स्लोप हो वहाँ पर बेंच ट्रेसिंग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है बेंच ट्रेसिंग दोस्तों, जहाँ पर स्लोप क्या है 15% से ज़्यादा हो। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज, मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, बल्क डेंसिटी बोलते हैं दोस्तों। मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं दोस्तों,
मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? बल्क डेंसिटी बोलते हैं दोस्तों। आगे देखिए, डिस्क प्लग इज यूज्ड व्हेन द सॉइल इज, डिस्क प्लग किसके लिए यूज करते हैं? जब सॉइल टाइट पूरा तरह से कम्पैक्ट सॉइल है, उसके लिए हम लोग डिस्क प्लग यूज करते हैं, ताकि वो इजीली जो होता है सॉइल को कट कर सकता है, कल्टीवेट कर सकता है। ठीक है, तो डिस्क प्लग किसके लिए यूज होता है? तो टाइट होता है सॉइल, उसके लिए होता है, टॉट सॉइल होता है उसके लिए किया जाता है। फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन सा है? फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन सा है? ट्रिटिकल होता है। ट्रिटिकल हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए कि फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन सा है? ट्रिटिकल होता है। कंपोस्ट कंपेस्ट इन कंटेन नाइट्रोजन कंटेंट फर्टिलाइजर इज, ठीक है, चीपेस्ट, जो चीपेस्ट बोला जाता है। ठीक है, चीपेस्ट नाइट्रोजन कंटेंट फर्टिलाइजर कौन सा होता है? तो यूरिया होता है। यूरिया जो होता है चीपेस्ट नाइट्रोजन कंटेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ यूरिया हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ यूरिया हाइड्रोलाइसिस, फर्स्ट प्रोडक्ट जो कौन था? यूरिया का हाइड्रोलाइज करके फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बनाया गया था? एमोनियम एमोनियम कार्बन कार्बामेट। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलाइज एमोनियम कार्बामेट होता है एमोनियम। समझ? ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। आने वाले लेक्चर में और बताया जाएगा आपको। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास हम लोग का एग्रोनॉमी का था, जनरल एग्रोनॉमी का, और कल आगे इसका डिस्कशन करेंगे। याद करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।